जब एक आदमी अपनी फैमिली के लिए एक वक्त के खाने के लिए भी तरस रहा होता है, तब वो एक मूर्ति को देखकर अपना दुख सुनाता है और वो मूर्ति उसे चावल देती है। आखिर में वो सोना मांगता है, वो भी मिल जाता है। मूर्ति कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पर बदले में तुम मुझे क्या दोगे। उस मूर्ति ने क्या मांगा और उस आदमी ने क्या किया, ये कहानी शॉकिंग ट्विस्ट के साथ बताने वाली फिल्म है डार्क जॉइंट। हाल ही में आई ये एक तमिल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। शुरुआत में एक आदमी अपनी फैमिली के लिए एक वक्त के खाने के लिए भी तरस रहा होता है। तब दूसरा आदमी कहता है, तुम्हें जो चाहिए वो यहाँ नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें एक जगह के बारे में बताता हूँ, वहाँ जाओ, और उसे भेज देता है। वो आदमी बताई हुई जगह पर पहुँच जाता है। वहाँ एक मूर्ति है, भगवान मेरी फैमिली के पास एक वक्त के खाने का भी ठिकाना नहीं है, प्लीज मुझे बचा लो। तब वो मूर्ति उसे धान देती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अगले दिन आने पर वो मूर्ति उसे एक बोरी धान देती है। वो रोज उस मूर्ति की पूजा करने लगता है। एक दिन वो आदमी अपने पिता के साथ वहाँ आता है। उसके पिता कहते हैं, रोज अनाज मांगते हो, आज सोना मांग कर देखो, मिलता है क्या। वो कहता है, भगवान सोना दो, और उसे सोने का सिक्का मिल जाता है। लालच बढ़ जाता है और जब वो और सोना मांगता है तब वो मूर्ति बात करने लगती है, तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब दूंगी, पर बदले में तुम्हें मुझे यहाँ से आजाद कराना होगा। ठीक है, पर उसके लिए मैं क्या करूँ। तुम्हें अपने होने वाले बच्चे की बलि मुझे देनी होगी। ये सब सुनकर उन दोनों को थोड़ा डर लगने लगता है। मुश्किल वक्त में इसी मूर्ति ने उनके परिवार को अनाज दिया था, तो अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या करें। जब वो उस आदमी से मिले जिसने मूर्ति के बारे में बताया था और उसे सब सच सच कहा, तब उसने कहा, भगवान कभी मुफ्त में कुछ नहीं देते, वो सिर्फ वफादार लोगों की मदद करते हैं। जैसा तुम सोच रहे हो वो भगवान नहीं, एक डीमन है। वो पहले ऐसे ही लालच दिखाता है, अगर उसके पीछे गए तो समझो तुम्हारा खेल खत्म। अब तक जो कुछ भी मिला है उसी में खुश रहो और चुपचाप बैठ जाओ। अगर ऐसा करोगे तो ही तुम्हारी भलाई है। कुछ सालों के बाद अब ये है कार्तिक, जो इस फिल्म का हीरो है। उसने दोस्त से उधार लिया होता है। वो रोज आकर पूछता है कि भाई पैसे कब देगा, मेरी बीवी भी बहुत टॉर्चर कर रही है, जल्द ही इंतजाम कर दूंगा, मुझे थोड़ा और टाइम दे। ये कार्तिक की बीवी है, नाम कीर्तना। जब वो सो रही होती है तो उसे लगता है जैसे कोई भूत आया हो, तभी उसकी आंख खुल जाती है। ये बस एक बुरा सपना था। अगले दिन कार्तिक को एक कॉल आता है। उसकी एक बहन भी है, दीप्ति। कार्तिक उसे कॉल के बारे में बताता है, गांव से मुझे एक कॉल आया था, गांव में हमारा एक घर और बाग भी है, उसे हमारे दादाजी ही संभाल रहे हैं। वो बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, वो हम सबसे मिलना चाहते हैं। वहां जाकर कुछ दिन रहकर अगर वो प्रॉपर्टीज बेच दें तो कम से कम कर्ज तो उतर जाएगा। ऐसे वो अपनी बीवी और बहन को कन्विंस करके उस गांव ले आता है। यही वो घर है। इसमें कार्तिक के दादाजी अकेले रहते हैं। दादाजी बिस्तर पर हैं, इसलिए घर साफ नहीं है। अब कीर्तना को पेट में दर्द शुरू होता है। तभी वो अपने प्रेग्नेंट होने की बात बताती है। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। पहले वो दादाजी को देखते हैं, वो बीमार हैं इसलिए बोल नहीं पा रहे, पर वो कीर्तना को अजीब तरह से देख रहे हैं, जिससे वो थोड़ा डर जाती है। ये सेंथिल है, इसी ने कार्तिक को कॉल करके उन दादाजी और इस घर के बारे में बताया था। वो कहता है, आपके दादाजी बात नहीं कर रहे तो बुरा मत मानिए, बस कुछ दिन यहाँ रहकर ये घर और बाग अपने नाम करवा कर ही जाइए। मैं जल्द से जल्द पेपर्स रेडी करवा लूंगा, बस दादाजी एक साइन कर दें तो काफी है। उन्हें किस तरह का फूड देना है वो सब वो खुद ही देख लेंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। ये कहकर सेंथिल वहां से चला जाता है। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। दादाजी तो पहले से ही बिस्तर पर हैं, ऐसे में वो खाना कैसे बनाएंगे। कार्तिक दीप्ति से कहता है, हमें बस प्रॉपर्टी मिल जाए वही काफी है। ये सोचकर तीनों मिलकर घर साफ करते हैं। कीर्तना प्रेग्नेंट है, इसलिए कार्तिक बहुत खुश है। अचानक खिड़की के पास किसी के आने जैसा फील होता है। जाकर देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। कार्तिक कहता है, नई जगह है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। कीर्तना दादाजी से बात करने की कोशिश करती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, पर वो उसे अजीब तरह से देख रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो ऐसे क्यों देख रहे हैं। दीप्ति का एक लवर है, उसे पता चला कि वो शहर से गांव आ गई है, तो वो उसे ढूंढते हुए यहीं आ गया। लेकिन ये वन साइडेड लव है, उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। रात को कीर्तना कार्तिक को बताती है कि सुबह का खाना वैसे ही पड़ा है, दादाजी ने कुछ नहीं खाया और उनका बिहेवियर बहुत ही अजीब लग रहा है। कार्तिक अपने दादाजी को खाना खिलाने की कोशिश करता है, पर वो कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहे। कार्तिक का जो एक दोस्त है ना, उसकी पत्नी उसे फोर्स कर रही है कि कार्तिक गांव चला गया है, शायद उसने हमें धोखा दिया है।
तुम वहीं जाकर उससे पैसे लेकर आओ। इस आदमी का नाम रमेश है। अब दीप्ति को रात होते ही बस ऐसा लगता है जैसे कोई इस घर के चारों तरफ चक्कर काट रहा हो, पर बाहर देखने पर कोई नहीं दिखता। घर के अंदर भी अजीब आवाजें आ रही हैं। शक होने पर जब वो दादाजी का रूम चेक करती है तो वो सो रहे होते हैं। फिर रूम में वापस आने पर खिड़की के पास कुछ आवाज सुनाई देती है। पर्दा हटाकर देखने पर दूरी पर कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। घबराई हुई दीप्ति डर के मारे चादर ओढ़कर गहरी नींद में सो जाती है। कीर्तना बताती है कि रात को घर के पास किसी के शंख बजाने की आवाज आ रही थी। तब कार्तिक कहता है कि ये यात्रा का टाइम है ना, तो शायद कोई स्वामी जी आए होंगे। कीर्तना जब अकेली होती है तो उसे लगता है जैसे पीछे कोई है, पर मुड़ने पर वहाँ कोई नहीं होता। दीप्ति का लवर कहता है, तुम्हारे घर के बारे में पूछने पर सब अलग अलग कहानियां सुना रहे हैं। कल रात मैं तुम्हें देखने आया था। ओह, तो वो तुम थे। तुम्हें देखकर तो मैं डर ही गया था। दीप्ति, जब तुम खिड़की से देख रही थी तब तुम्हारे पीछे कुछ खड़ा था। मैं घबरा कर वहाँ से भाग गया। देखो, वो घर ठीक नहीं है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से सिटी वापस आ जाओ। पर वो उसकी बात नहीं मानती। अब कार्तिक उसे कॉल करके इन प्रॉपर्टीज और दादाजी के बारे में बताने वाले सेंथिल के बारे में पूछता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो अच्छा आदमी है, तो कुछ को पता ही नहीं कि वो कौन है। रात को कीर्तना रेस्टरूम जाते हुए देखती है कि दादाजी अकेले ही किसी से बात कर रहे हैं। दिन भर तो बिस्तर से उठते नहीं हैं और अब रात को उठकर किससे बातें कर रहे हैं। वहाँ उनके अलावा तो कोई और है ही नहीं। जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो वहाँ वो दादाजी सो रहे थे। तो फिर इतनी देर से वहाँ अकेले कौन बातें कर रहा था। कीर्तना का तो दिमाग ही चकरा जाता है। रोज एक दादाजी इस घर के पास आकर शंख बजाते रहते हैं। इधर रमेश कार्तिक को ढूंढते हुए उसके गांव ही आ गया है, पर फिलहाल उसे कार्तिक के घर का लोकेशन पता नहीं चला है। अपनी वाइफ को कॉल करके कहता है कि मैं कार्तिक को ढूंढने गांव आया हूँ। वो बस ये कहने ही वाला था कि कुछ दिनों में आ जाऊंगा, तभी फोन पानी में गिर जाता है। फोन में पानी घुसने की वजह से वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। कार्तिक लगातार सेंथिल के बारे में पूछताछ कर रहा है, क्योंकि उस दिन उसके यहाँ से जाने के बाद से वो इस गांव में कहीं नजर नहीं आया है। इन दोनों के मुताबिक आप जिस घर में रह रहे हैं वो ठीक नहीं है। लोग बातें कर रहे हैं कि उस तरफ जाने वाले लोगों को मानसिक बीमारी हो जाती है। तुम जरा संभल कर रहना। अब रात हो चुकी है। कार्तिक दीप्ति के साथ कमरे में सोया हुआ है। घबराई हुई दीप्ति उसे डांट कर भेज देती है कि तुम यहाँ आकर क्यों सोए हो, जाओ अपनी पत्नी के साथ सो। पता नहीं वो अचानक इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आता। एक पुलिस ऑफिसर रमेश को ढूंढ रहा है, क्योंकि रमेश की पत्नी ने उसके लापता होने की कंप्लेंट दर्ज कराई है। जब दीप्ति इनडायरेक्टली पूछती है कि वो रात को उसके कमरे में क्यों आया था, तो उसे कुछ याद ही नहीं रहता। रात होते ही दीप्ति को बस डरावने सपने आने लगते हैं। वो घबरा कर भागती है और कीर्तना को बताती है कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके ऊपर बैठा हो। कार्तिक अकेला ही इधर उधर घूम रहा है। उसका बिहेवियर देखकर इन दोनों को बहुत डर लगता है। वो बाहर जाता है और जब ये दोनों उसके पीछे जाकर देखते हैं, वो वहाँ बैठकर कच्चा मांस खा रहा है। डरकर ये दोनों कमरे में भाग आते हैं, पर देखते हैं कि कार्तिक तो कमरे में ही है। आप लोग इस वक्त यहाँ बाहर क्यों घूम रहे हो, आखिर क्या हुआ? दीप्ति पूछती है। वहाँ बाहर बैठकर कच्चा मांस खाने वाले तुम ही थे ना? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जाओ सो जाओ, सुबह बात करेंगे। तभी दरवाजा खुलता है और कोई डीमन अंदर आता है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस घर में आखिर चल क्या रहा है। अगले दिन रमेश की पत्नी उसे कॉल करती है। उसका फोन पानी में गिरकर खराब हो गया था, पर अब काम कर रहा है। मैं खुद तुम्हें कॉल करने का ही सोच रहा था, पर इतने में तुमने ही कॉल कर दिया। वो बताती है कि उसने इसके गायब होने की कंप्लेंट की है। तुमने कॉल पिक नहीं किया था, इसलिए मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी। ठीक है, मैं किसी तरह मैनेज कर लूंगा। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि कार्तिक कौन है। अब बहुत दिनों बाद सेंथिल आता है। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए हैं। दादाजी बस एक साइन कर दें तो सारी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। अभी बस एक और डॉक्यूमेंट रेडी करना बाकी है। आप 2-3 दिन और रुकिए। ठीक है, पर वो हमारे साथ बात क्यों नहीं कर रहे? देखिए, आपको प्रॉपर्टी ही चाहिए ना, 2 दिन और रुकिए, वरना दादाजी को सब बताकर चले जाइए। इतने में कीर्तना बुलाती है, रुको मैं अभी आया। अचानक सेंथिल गायब हो जाता है। इतनी जल्दी कहाँ चला गया? इसका तो दिमाग ही खराब हो गया है। अब इस दीप्ति का एक लवर भी तो है ना। उसने रमेश को सिटी में देखा है और साथ ही ये भी बताया कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। जब उसे पता चलता है कि वो कार्तिक को ढूंढ रहा है, तो वो उसे उस घर के पास ले आता है। अब कार्तिक अपने दादाजी से बात करने की कितनी भी कोशिश करे, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। जब हमने कहा कि हम सब गांव जा रहे हैं, तो दादाजी मना करते हैं और उसे रोक लेते हैं। तभी पता चला कि रमेश पैसों के लिए आया है। इस बात पर आर्गुमेंट बढ़ गई
और कार्ति ने रमेश को बुरी तरह पीट पीट कर मार डाला। लगता है कार्ति के अंदर कुछ और ही समा गया है। उसकी पत्नी निकीर्थना उसे डांटती है कि क्या तुमने उधार मांगने आए आदमी को मार दिया। अचानक नॉर्मल हुए कार्ति को पता ही नहीं कि अभी तक यहाँ क्या क्या हुआ था। रमेश की डेड बॉडी देखकर वो भी घबरा जाता है। रात को दीप्ति के लवर से एड्रेस लेकर इंस्पेक्टर यहाँ पहुँचते हैं। वो लवर बॉय आज दीप्ति का बर्थडे समझकर केक वगैरह लाया है। ये सब डरे हुए हैं कि रमेश की मौत का पता चला तो सब जेल जाएंगे। उस लवर बॉय ने पुलिस से कहा कि मैं ही रमेश को यहाँ छोड़कर गया था। उस लवर बॉय ने ही पुलिस को बताकर उन्हें यहाँ लाया है। मैं इस रमेश को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। इनका बिहेवियर देखकर शक हुआ और सर्च करने पर रमेश की डेड बॉडी मिल गई। क्या तुम सबने मिलकर रमेश का खून कर दिया, जो शहर से लोन मांगने आया था? उसकी वाइफ की कंप्लेंट की वजह से ही मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। दीप्ति कहती है कि ये हमारे दादाजी का घर है और उन्होंने ही हमें यहाँ बुलाया था। वो प्रॉपर्टी हमारे नाम करने वाले थे, पर अनफॉर्चुनेटली रमेश और मेरे भाई के बीच झगड़ा हो गया और रमेश की मौत हो गई। ठीक है, तो तुम्हारे दादाजी जो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर रहे हैं उसमें मुझे भी हिस्सा चाहिए, तभी मैं तुम सबको छोड़ूंगा, वरना सबको जेल भेज दूंगा। वो लवर बॉय को भेजते हैं कि जाओ और उन दादाजी को उठा लाओ। अब लवर बॉय कहता है कि अंदर दादाजी नहीं है। ये सब घबरा जाते हैं। इंस्पेक्टर भी जाकर देखते हैं और उन्हें वहाँ एक पुरानी फोटो मिलती है। दादाजी को मरे कितने साल हुए, तो इतने दिनों से हमारे साथ कौन था, ये सोचकर सब घबरा जाते हैं। क्या तुम झूठ बोल रहे हो कि जो दादाजी नहीं है वो यहाँ थे? और तो और तुमने लोन मांगने आए आदमी का खून भी कर दिया। जब ये सब क्रॉस चेक करने जाते हैं तो वहाँ दादाजी नहीं होते। कार्तिक कहता है मैं सेंथिल नाम के आदमी को कॉल करके आने को कहता हूँ। उन्होंने ही हमें कॉल करके दादाजी और इस घर के बारे में बताया था। और अब एक और ट्विस्ट आता है। वो सेंथिल की फोटो भी दिखाते हैं कि क्या यही वो आदमी है। उसे मरे हुए भी कई साल हो चुके हैं। ये सब सुनकर उनका दिमाग चकरा जाता है। वो कहते हैं कि हमने इन दोनों को यही देखा था, जबकि उन्हें मरे हुए 20 साल हो चुके हैं। तुमने मुर्दों से कैसे बात की? क्या फालतू की कहानियां सुना रहे हो? मुझे तुम सबको अरेस्ट करना पड़ेगा। अब कार्ति और इंस्पेक्टर के बीच झगड़ा हो जाता है। इस लड़ाई में कार्ति को एक कमरे में धकेल दिया जाता है, जिससे उसका बिहेवियर बदल जाता है। अब दादाजी की आत्मा आकर उस लवर बॉय को मार देती है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। इंस्पेक्टर का भी दिमाग खराब हो जाता है। अब कार्ति कीर्थना को एक कमरे में ले जाकर दरवाजा लॉक कर देता है। वहाँ किसी रिचुअल को करने के लिए जो भी तैयारियां चाहिए वो सब हो चुकी हैं। बाहर दीप्ति बेहोश होकर गिर पड़ी है। इंस्पेक्टर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं पर वो खुल नहीं रहा। कार्तिक कीर्थना को बिठाकर कोई रिचुअल कर रहा है। क्या आपको ये मूर्ति याद है? इसी मूर्ति की पूजा करके एक आदमी ने चावल लिए थे। कीर्थना पूछती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम ये क्या कर रहे हो? अब एक फ्लैशबैक आता है। ये कार्तिक के पापा हैं और साथ में इस आदमी के पिता यानी कार्तिक के दादाजी हैं। वो मूर्ति कहती है कि मैं तुम्हें सोने के गहने दूंगी, बदले में तुम्हें अपने होने वाले बच्चे की बलि देनी होगी। ये कार्तिक की माँ है। वहाँ छोटा कार्तिक खड़ा है। संजय उस आदमी की पत्नी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। हमें बहुत सारा सोना मिलेगा, बस बदले में हमें अपने होने वाले बच्चे की, जो मेरे जरिए पैदा होगा, पैदा होने से पहले ही बलि देनी होगी। लेकिन कार्तिक की माँ नहीं मानती। ये बात वो आदमी अपने पापा को बताता है। तब वो उसे पीने के लिए पानी देते हैं। इन दादाजी को काला जादू और तंत्र मंत्र सब आता है। पानी में कुछ मिला कर देने की वजह से अब इनका बिहेवियर ही बदल गया है। रात को वो अपनी पत्नी के साथ नॉर्मल तरीके से बात करके उसे रिचुअल वाली जगह पर ले आता है। वहाँ दादाजी भी मौजूद हैं। जैसा डीमन ने कहा था, ये लोग इस लेडी के पेट में पल रहे बच्चे की बलि देने के लिए तैयार हैं। उस डीमन ने क्या कहा था कि मैं तुम्हें वो सारे सोने के गहने दूंगी जो तुम्हें चाहिए, लेकिन तुम्हें अपने होने वाले बच्चे की पेट में ही मुझे बलि देनी होगी। तो बाप बेटे ने गहनों के लालच में इस औरत के पेट में पल रहे बच्चे की बलि देने का फैसला किया। जब उसे पता चला कि ये दोनों मिलकर उसके पेट में पल रहे बच्चे की बलि देने वाले हैं, तो वो औरत कार्तिक को लेकर वहां से भाग गई। उन्होंने पीछा करके उसे वापस ले जाने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने उसके पेट में चाकू घोंपकर उसे मार दिया और वहां से भाग निकली। लेकिन एक दिन उस औरत की भी मौत हो गई। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि कार्तिक की छोटी बहन दीप्ति थी। फिर इस दादा ने सेंथिल को गहनों का लालच दिखाकर उसकी पत्नी के पेट में पल रहे बच्चे की बलि देने का फैसला किया, पर उस लड़की को ये बात नहीं पता थी। उसे बातों में फंसाकर उन्होंने उसकी बलि दे दी। अब जब वो डीमन के पास गहने मांगने गए तो उसने मना कर दिया। तब उस मूर्ति ने कहा, देखो मैंने तुम्हारे वंश का खून मांगा था, लेकिन तुमने किसी और के बच्चे की बलि दे दी।
आने वाली अमावस्या को अपने वंश के बच्चे की मुझे बलि दो, वरना मरने के बाद भी तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बहू के बच्चे की बलि देने के चक्कर में उसने इनके बेटे को ही मार डाला। आखिरकार एक दिन इन दादाजी की मौत हो गई उस डीमन के श्राप की वजह से। जब तक इनके खानदान के किसी वारिस की बलि नहीं दी जाती, तब तक इन दादाजी की आत्मा और उनके बेटे सेंथिल की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए सेंथिल की आत्मा ने कार्तिक को कॉल करके यहाँ बुलाया था। उनकी आंखों को सिर्फ उन दादाजी की आत्मा ही दिखाई दे रही थी। उनकी मौत को 20 साल हो चुके हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है। अब कार्तिक के पिता की आत्मा उसके शरीर में घुसकर कीर्तना के पेट में पल रहे बच्चे की बलि देने निकलती है। अचानक नॉर्मल होने पर उसने एक सुई लेकर उसके पेट में चुभा दी, जिससे बच्चा मर गया। तो उस डीमन को बलि मिल गई, पर नॉर्मल होने के बाद भी उसने बलि क्यों दी, यही सबसे बड़ा सवाल है। इतने में इंस्पेक्टर और दीप्ति दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। उन दोनों को वहाँ बेहोश पड़ा हुआ देखकर उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है। कुछ दिनों बाद असल में कीर्तना मरी नहीं थी। उसे चेक करने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे पेट में बच्चा नहीं है। ये सुनकर दीप्ति और कीर्तना दोनों हैरान रह जाते हैं। इंस्पेक्टर ने कार्तिक को अरेस्ट कर लिया है। असल में हुआ ये था कि इस गांव में आने के बाद कार्तिक एक आदमी से मिला था। तुम्हें अपनी फैमिली हिस्ट्री नहीं पता, जब तुम हमारे गुरुजी से मिलोगे तो वो तुम्हें सब कुछ बता देंगे। कार्तिक गुरुजी से मिलता है, तभी पता चलता है कि कार्तिक के पिता और दादा ने मिलकर गहनों के लालच में कार्तिक की माँ के पेट में पल रहे बच्चे को, उस डीमन को बलि देने का फैसला किया था। फिर माँ ने पति को मारकर गांव छोड़ दिया। ये सब बताकर वो कहते हैं डीमन को बलि देने तक वो तुम्हारे खानदान को बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारे पिता और दादा ने मिलकर अपने वंश के वारिस की बलि देने का वादा किया था। अब वो डीमन तुम्हारी पत्नी के पेट में पल रहे बच्चे के शरीर में जन्म लेकर अपना मकसद पूरा करने की कोशिश कर रहा है। वो तुम्हारी पत्नी के पेट में मौजूद गर्भाशय के किनारे से चिपका हुआ है। इसलिए अगर तुम अपनी पत्नी के पेट में सुई चुभाकर थोड़ा खून बाहर निकाल दो तो वो डीमन भी मर जाएगा। इसके बाद जब तुम्हारी पत्नी फिर से प्रेग्नेंट होगी तो बच्चे को कोई खतरा नहीं होगा, वरना वो डीमन तुम्हारे वंश को बढ़ने नहीं देगा। ये प्रोसेस करते वक्त खून किसी भी हाल में सर्कल पर नहीं गिरना चाहिए। अगर गिरा तो वो डीमन फिर से जन्म ले लेगा, ऐसा उन्होंने कहा। जब तक वो दीप्ति को ये बात समझा पाता तब तक रमेश आ गया और उनके बीच हाथापाई हो गई, जिसमें रमेश की जान चली गई। पुलिस उसके बाद ही आई थी और फिर आगे जो भी हुआ वो तो आप जानते ही है ना। जब वो बलि दे रहा था तब कीर्तना के पेट से निकला खून सर्कल पर गिर गया, जिसकी वजह से उसके पेट का बच्चा एक डीमन बन गया। उसे ये बात नहीं पता, इसीलिए जब उसने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो उसके पेट में कोई बच्चा नहीं था। तो अब ये डीमन पूरी दुनिया पर राज करना शुरू करेगा। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।